दोस्तों, एक आदमी जिसको फांसी की सजा होने वाली थी, जेलर पूछते हैं कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। हम तुम्हारी हर अंतिम इच्छा को पूरा करेंगे। आदमी कहता है हमारी अंतिम इच्छा एक है, अगर आप पूरी कर सकते हैं तो कर दीजिए। जेलर साहब कहते हैं कि हर किसी की अंतिम इच्छा पूरी होती है, तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो आदमी कहता है सर, एक रात मैं अपनी बीवी के साथ बिताना चाहता हूँ, यही मेरी अंतिम इच्छा है। जेलर यह बात सुनकर के चौंक जाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा आदमी आज तक हमारी जिंदगी में जब से जेलर बना हूँ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जेलर साहब सोचते हैं अगर इनकी यही इच्छा है तो हमें इनकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। दोस्तों, अंत में इच्छा के लिए जेलर उसके घर सूचना भेजते हैं और उसकी पत्नी के लिए बुलावा करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पति को परसों फांसी हो जाएगी, इसकी अंतिम इच्छा ये है कि तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता है, तो अपने पति की अंतिम इच्छा पूरी कर दो। लेकिन दोस्तों, आगे क्या होता है इस पूरी दुखद कहानी को मैं आपको बताऊंगा। आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, आज की घटना में जानेंगे जो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, ये कहानी है यूपी के अलीगढ़ की, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दो मित्र थे, एक का नाम सुबोध था और दूसरे का नाम प्रमोद। दोनों बचपन से ही साथ खेलते, साथ ही पढ़े और साथ साथ रहने के बाद उन्होंने जहाँ नौकरी कर रहे थे वहाँ भी साथ ही रहते थे। लेकिन नौकरी करने के बावजूद इन दोनों में इतना प्यार था कि दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। इनके बीच में एक लड़की भी थी जो उसी कंपनी में काम करती थी और सुबोध से प्यार करती थी। लेकिन इसका जो प्रमोद मित्र था वो कहता है दोस्त मेरी भी इससे दोस्ती करवा दो। लेकिन कहते हैं कि कोई भी लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को देना नहीं चाहता, तो सुबोध ने मना किया। लेकिन प्रमोद नहीं माना, इसलिए दोनों में मनमुटाव होने लगा। लेकिन जो प्रमोद था वह सुबोध से जलन करने लगा। एक दिन मौका पाकर प्रमोद उस लड़की के मना करने के बावजूद भी उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके साथ हर वह काम करता है जो आमतौर पर लड़की नहीं चाहती थी। इसके बाद उसकी बड़े ही निर्मम तरीके से गला दबाकर न सिर्फ हत्या करता है बल्कि हत्या करने के बाद सुबोध के कमरे में जाकर उसके चारपाई पर सुला देता है और वहां से भाग जाता है। इतना ही नहीं, इसके बाद खुद इस बात की सूचना पुलिस को फोन करके देता है कि एक लड़की ऐसे यहाँ पर पड़ी हुई है, उसका मृत शरीर पड़ा हुआ है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। उसी समय सुबोध रूम पर पहुंचा हुआ होता है और सुबोध की गिरफ्तारी वहां पर हो जाती है। सुबोध यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, आखिर जो घटना हुआ इसको किसने किया। कहा जाता है कि जो मौके पर जो सबूत मिलता है वो सबूत ही सब कुछ होता है, सबूत के बल पर ही सारा काम होता है। सुबोध की गिरफ्तारी होती है, फिर सुबोध को जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद तमाम तरह की चीजें होने लगती है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। उस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि होती है कि इस लड़की के साथ पहले गलत काम किया गया है और बड़े ही निर्मम तरीके से इसका गला दबाकर हत्या की गई है। जैसे ही इस बात की पुष्टि होती है कि लड़की के साथ ऐसा कृत्य किया गया है, इस बात को लेकर इस लड़के को फांसी की डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इस लड़के को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। सबूत के बेस पर सुबोध को फांसी की सजा जज साहब सुना देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज एक बार फिर से निर्दोष को दोषी बनाया जाता है। परसों उसकी फांसी होनी थी तो जेलर साहब उसके पास पहुंचते हैं और पूछते हैं कि सुबोध, परसों तुम्हारी फांसी होगी। फांसी होने से पहले उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। सुबोध थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आखिरी रात अपनी बीवी के साथ बिताऊं। इस बात को सुनकर जेलर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वह सोचते हैं कि मैं अपने इतने साल सर्विस में ऐसा पहली बार देख रहा हूं जिस कैदी को 2 दिन बाद फांसी के फंदे पर लटकना है। उसके मन में यह ख्याल आता है कि वह एक रात बीवी के साथ बिताना चाहता है। लेकिन सुबोध का अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जेलर साहब तैयार हो जाते हैं और वह उसकी पत्नी को संदेश भिजवाते हैं कि तुम्हारा पति चाहता है कि तुम उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, एक रात तुम उसके साथ बिता दो। उसकी पत्नी घर से निकलती है और वह भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिर है तो मेरे पति, चाहे वह दोषी हो या निर्दोष, कानून तो उसको दोषी मान चुकी है, जरूरी होगा इस चीज में तभी कानून को दोषी मान चुकी है, तो चलते हैं। और अगर पति की इच्छा है कि मैं एक रात उनके साथ बिताऊं, इस बात को सोचते सोचते पति से मिलने के लिए जेल के दरवाजे पर पहुंचती है। इधर उसके आने से पहले ही जेलर साहब सारी व्यवस्था करके रखते हैं। जेल के अंदर ही कमरा दिया जाता है और कमरे में भेजने से पहले उस रूम में एक वॉइस रिकॉर्डर लगाया जाता है ताकि उस पति और पत्नी के बीच क्या बातें हो रही हैं इसकी जानकारी हमें मिलती रहे।
और वॉइस रिकॉर्डर का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो जेलर साहब अपने ऑफिस में रख लेते हैं, जहाँ से उन दोनों के बीच जो भी विचार व्यक्त हो रहा है उसको सुन पाए। पत्नी जैसे ही पति के पास जाती है, अपने पति को देखती है कि फपक फपक कर रोने लगती है, जिसे देख के पति भी रोना चालू कर देता है और दोनों काफी देर तक रोते भी लगते हैं। वह दोनों पति पत्नी जब रोना बंद करते हैं तो पत्नी पूछती है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया सुबोध, आखिर हमारे प्यार में कमी क्या रह गई थी जो तुमने इतना घिनौना काम किया, और अगर किया भी किसी से प्रेम तो उस प्रेमिका को तुमने मार क्यों दिया। आखिर क्या बात हो गई थी कि जिस लड़की से तुम प्यार करते थे उसी की तुमने हत्या कर दी। उसका पति एकदम दंग रह जाता है, थोड़ी देर चुप रहता है और उसके बाद बोलता है कि जिस बात के लिए मुझे बोल रही हो या जिस बात के लिए मुझे फांसी की सजा सुनाई है, वास्तव में मैं दोषी हूँ ही नहीं, मैंने वैसा कुछ किया ही नहीं है। यह भारत का कानून सबूत के बल पर किसी को सजा सुनाती है। इस बात में जितना भी सबूत है वह हमारे पास ही मिला है, इस वजह से हमें फांसी की सजा सुनाई गई है। तो आखिर क्या बात थी, उसकी पत्नी यह पूछती है। तो सुबोध कहता है हमारी कंपनी में जहां हम और प्रमोद दोनों एक साथ काम करते थे वहीं पर एक लड़की भी काम करती थी। हम दोनों के बीच सिर्फ इतना ही था कि प्रेम व्यवहार में वो हमारा लंच खा लेती थी और हम उसका लंच खा लेते थे और हम दोनों एक अच्छे दोस्त की तरह रहते थे। यही हमारी दोस्ती है, दूसरा कुछ भी नहीं था। पत्नी पूछती है कि इसके बाद क्या हुआ। तो सुबोध कहता है कि हमसे वो लड़की एक दिन बोलती है कि सुबोध हम एक दिन तुम्हारे रूम पर जाना चाहते हैं, तुम्हारे साथ आराम से बैठकर नाश्ता करना चाहते हैं, और हम भी उसको इस बात के लिए मना नहीं कर पाते हैं और उसको बुला लेते हैं। लेकिन प्रमोद मेरा दोस्त को इस बारे में पहले से पता था, वह रूम में पहले पहुंचा हुआ होता है और हम बाजार कुछ राशन लेने के लिए गए हुए होते हैं। इस बीच उसके साथ क्या हुआ, प्रमोद क्या किया, मुझे कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन जब मैं राशन लेकर आता हूं तब तक उसका मृत शरीर हमारे चारपाई पर पड़ा हुआ रहता है और वहां से प्रमोद फरार होता है। मैं कुछ सोच पाता, मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने पुलिस आती है और मुझे गिरफ्तार कर लेती है, क्योंकि मौके वारदात पर डेड बॉडी मिला था और पुलिस वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। ऐसा कहा कि वह फपक कर रोने लगा, उसकी पत्नी भी रोने लगती है, दोनों काफी देर तक रोते। उसकी इस बात को सुनकर जेलर साहब जो जैसा यह सारा कुछ सुन रहे होते हैं वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से, उसके कानों तक जो आवाज जा रही होती है, जेलर साहब की आंखें में आंसू आ जाते हैं। पूरा जेल का माहौल गम में बदल जाता है। आगे अपनी कहानी को बताता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ और सब जो मौके वारदात पर मिली उस बेस पर हमें फांसी की सजा सुना दी गई है। तो कोई बात नहीं, अगर हम चाहेंगे तो हमारा और तुम्हारा मिलन होगा। तुम जाओ, तुम्हारे 2 बेटे हैं, बच्चों को अच्छे से देखना और इस बात का जिक्र अपने बच्चों से मत करना कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो आने वाले समय में कानून शासन और प्रशासन पर से उन दोनों मासूम बच्चों का भी भरोसा खत्म हो जाएगा। और यह बोलकर सुबोध फिर से रोने लगता है। जाने का समय हो चुका था। पति पत्नी को देखती है और पति अपनी पत्नी को देखता है और जब अपने पति को रोता हुआ देखती है तो फिर से उसकी पत्नी वहां पर पहुंच जाती है। न सिर्फ पहुंचती बल्कि उसके पैरों पर गिर पड़ती है और कहती है, पतिदेव आज मेरा और आपका ये आखिरी मिलन है। मैं चाहती हूँ कि 1 से 2 मिनट मैं और आपके पास रहूं। जेलर इस बात की अनुमति देते हैं, 1-2 मिनट और समय बिताती है। इसके बाद फिर से बोलती है, आज आपका और मेरा आखिरी मिलन है और मैं अब जा रही हूँ। पत्नी अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बीच जितने भी लोग होते हैं इस बात की चर्चा कानों कान शुरू हो जाती है। आखिर एक निर्दोष को फिर से आज फांसी के फंदे पर भारत के कानून, भारत का संविधान पहुँचाने जा रहा है। इस बात की चर्चा पूरे जेल में फैल जाती है। इस बीच जेलर पूरे वॉइस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनता है। उसके मन में अचानक से ख्याल आता है कि कानून एक निर्दोष को फंसा देगी, परसों सुबोध को फांसी हो जाएगी, तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगर हम अपने पूरे सर्विस परेड के दौरान अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मेरे रहने और नहीं रहने का कोई फायदा नहीं है। हमारे आंखों के सामने एक निर्दोष को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाएगा। अचानक से पूरे इलाके में इस बात की चर्चा हो जाती है। अपने अधिकारियों की इस बात की सूचना देते हैं और एक हाई लेवल मीटिंग बुलाकर जेलर साहब उस मीटिंग में प्रशासन अधिकारी के साथ साथ राजनीतिक दल, सामाजिक दल, इसके साथ साथ कई सारे बहुत पूर्व जज भी वहां पर पहुंचते हुए होते हैं। इस बात की चर्चा हो जाती है और जो जेलर होते हैं वह वॉइस रिकॉर्डिंग को वहां पर चलाते हैं। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद सब लोग मौन में पड़ जाते हैं कि आखिर भारत का कानून यह करने क्या जा रही थी और इस बात का निर्णय होता है कि आखिर सही में दोषी तो उसका दोस्त प्रमोद है, तो फिर सुबोध को फांसी क्यों। इस बात की चर्चा वहां पर होने लगती है और इस बात का डिसाइड करता है कि अब सुबोध को रोका जाएगा और प्रमोद को फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाएगा। अगले दिन इस बात की सूचना सुबोध के घर वालों को दी जाती है कि तुम्हारे पति को बाइज्जत रिहा किया गया है।
इस बात को सुनकर पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होने के बाद भारत के संविधान पर और भारत के कानून पर फिर से भरोसा कर बैठती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और था। और सच्चाई यह था कि प्रमोद ने उस लड़की का कत्ल किया था, न कि सुबोध ने। इधर जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है कि प्रमोद को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, पुलिस अपना काम करती है और जाकर प्रमोद को पकड़ लेती है। प्रमोद को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। पूछताछ में पता चलता है कि प्रमोद इस घटना का गुनहगार है और न्यायालय प्रमोद को फांसी की सजा सुना देती है।